हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर अमर ठाकुर। हमारा जो लास्ट लेक्चर था वो एंग्लो सेक्शन के बारे में था। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स वन स्टेप अहेड, एंग्लो नॉर्मन पीरियड। एंग्लो नॉर्मन पीरियड इंग्लैंड के अंदर एक ऐसा पीरियड है जहाँ पर पहले एंग्लो सेक्शंस थे, उससे भी पहले रोमन एम्पायर था, फिर एंग्लो सेक्शंस थे, अब नॉर्मन पीपल आ गए हैं इंग्लैंड में। तो उनके बारे में हम जानते हैं कि हु वर दीज नॉर्मन पीपल हु इन्वेडेड इंग्लैंड in some in 1066 अप टू 1340 तक इनका एक एम्पायर रहा इंग्लैंड के अंदर। सो क्या था? नॉर्मन मीन मैन ऑफ नॉर्मैंडी, नॉर्थमैन। सो आपको पहले इस वर्ड को देख लीजिए, नॉर्मन पीरियड, मैन ऑफ नॉर्मन, नॉर्थमैन, जो नॉर्थ की तरफ से आए थे इसलिए इनको नॉर्थमैन बोल देते हैं। और नॉर्मैंडी किंग इनका जो ये प्लेस है, दिस इज कॉल्ड प्लेस। नॉर्मैंडी पीपल है, जैसे हम इंडिया से हैं तो इंडियन पीपल हो गए, ऐसे नॉर्मैंडी बोलते हैं। सो वी हैव अनदर चार्ल्स द किंग ऑफ फ्रांस। देखिए उस टाइम हु वाज द किंग ऑफ फ्रांस? बिफोर वी आर टॉकिंग अबाउट नॉट इंग्लैंड बट फ्रांस, द नेबरिंग कंट्री ऑफ इंग्लैंड। फ्रांस में सबसे पहले ये नॉर्मन पीपल आए। ये इन्होंने सबसे पहले इन्वेजन कहाँ किया? फ्रांस में किया। नॉर्मन्स वर बारबेरियन पीरियड्स फ्रॉम डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन। ये देखो इन 3 लाइन्स में आपको 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर पता लग गए। पहले तो मीनिंग पता लगा कि नॉर्मन का मीन क्या है, कि पीपल फ्रॉम नॉर्मन। और कौन कौन से वो कंट्री हैं? डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे। ये देखिए मैप में, ये मैप में देखिए ऊपर, आप ये देखिए ऊपर मैप में डेनमार्क है, स्वीडन है, ये नियर बाई कंट्रीज़ हैं। ये देखिए यहाँ से ये ट्राइब्स चलती हुई और फ्रांस में पहुँच गई, और फ्रांस से इन्होंने फ्रांस में भी जाके अपना प्रभुत्व जमा लिया और वहाँ पे अपना एम्पायर इन्होंने सेटल करना शुरू किया विद द पीरियड ऑफ टाइम। दे वर ओरिजिनली डिसेंडेंट ऑफ विकिंग्स। अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर यू कम टू नो, विकिंग्स इज अनदर इन ए काइंड ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल और कास्ट हु बिलोंग्स टू दैट पर्टिकुलर एरिया। ये जो स्वीडन है, डेनमार्क है, नॉर्वे है, ये और फिर फ्रांस भी इसी में इंक्लूडेड हो गया। ये एक काइंड ऑफ एक रेस बन गई है एक तरह से, विकिंग्स, वहाँ से ये डिसेंडेंट है और वहाँ की ये एक ट्राइब है। और ये फ्रांस में आकर मेनली कुछ टाइम के लिए सेटल हो गए वहाँ पर। वहाँ से इन्होंने अपनी पावर्स को बढ़ाना शुरू किया, कि कैसे उन्होंने अपनी शक्तियाँ बढ़ाई और अपने आप के आर्मी को स्ट्रेंथ किया, अपने वेपन्स को स्ट्रॉन्ग किया, ताकि और आगे इन्वेजन कर सकें। द फ्रेंच किंग चार्ल्स ट्राइड टू मेक पीस ट्रीटी विद विकिंग्स चीफ रोलो। उस टाइम जो इनका नॉर्मन का चीफ था वो था रोलो। नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना पड़ेगा। चार्ल्स किंग के सामने जब उन्होंने ट्रीटी की इनके साथ कि ठीक है भाई, तुम फ्रांस में पूरे पे अटैक ना करके हम आपको एक पर्टिकुलर एरिया देते हैं, तो फ्रांस के किंग ने चार्ल्स किंग के साथ एक ट्रीटी कर ली और उनको एक पर्टिकुलर एरिया दे दिया। तो द पीपल इस्टेब्लिश पावरफुल स्टेट नॉर्मैंडी इन फ्रांस। इन्होंने वहाँ पर भी एक तरह से अपनी एक स्टेट बना ली। जो पर्टिकुलर एरिया दिया था उसको टाइम एंड अगेन ये बढ़ाते चले गए, उसमें और इन्वेजन कर करके थोड़ा थोड़ा, और अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग और पावरफुल कर लिया इस रेस ने। और फिर ये रेडी हो गए, ये नॉर्मन्स रेडी हो गए इंग्लैंड पे अटैक करने के लिए। कहाँ पर? इंग्लैंड पर अटैक करने के लिए ये पीपल रेडी हो गए। तो हम अब नेक्स्ट चलते हैं। बैटल ऑफ हेस्टिंग्स इंपॉर्टेंट नाम है डियर फ्रेंड्स, बैटल ऑफ हेस्टिंग्स। ये जो है एक इम्पोर्टेंट नाम है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में। ये जो लड़ाई हुई थी इस दौरान एंड ऑफ एंग्लो सैक्सन पीरियड, एंग्लो सैक्सन पीरियड का एंड हो गया था और नॉर्मन्स ने इंग्लैंड पर कब्जा कर लिया था। तो रिमेंबर इट, दिस इज इम्पोर्टेंट पीरियड ऑफ टाइम 1066, यू मस्ट रिमेंबर। मिडिल इंग्लिश पीरियड और एंग्लो नॉर्मन पीरियड. Now you must remember the terms Middle English period. Earlier in Anglo-Saxon we used to talk about Old English period. When the English was just started taking just it was a birth of English language, और ज़्यादा डेवलप नहीं थी. It was rather not a language but a dialect of people. इट वॉज नॉट जस्ट रिटन लैंग्वेज एट दैट टाइम. तो एंग्लो नॉर्मन पीरियड जब स्टार्ट होता है इंग्लैंड के अंदर आफ्टर द बैटल ऑफ हेस्टिंग्स, फ्रेंच बिकेम द लैंग्वेज ऑफ सोशल प्रेस्टीज एंड स्टेटस. वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, ये आपको हायरार्की जाननी पड़ेगी दोस्तों. जब
कोई भी कंट्री किसी और कंट्री पे, या कोई भी मतलब पीपल या कोई ट्राइब किसी एक पर्टिकुलर एरिया पर अटैक करती है, इन्वेड करती है, और वहाँ पर जब अपना एम्पायर इस्टेब्लिश करती है, तो वहाँ के लोगों पर अपनी लैंग्वेज का, अपने कल्चर का एक अलग इम्पैक्ट डालती है, और वो बाय फोर्स भी हो सकता है, और वहाँ की जो पब्लिक होती है वो उसे एक्सेप्ट भी कर लेते हैं विद द टाइम ऑफ पीरियड। हम इंडियंस ही ले लो, ब्रिटिशर्स ने हमारे पर लगभग 200 ईयर्स ऑफ उनका एम्पायर रहा हमारे इंडिया पर, और आज भी उसका इम्पैक्ट ये है कि उनकी जो इंग्लिश लैंग्वेज है, सबसे ज़्यादा हमारे कंट्रीज़ में उसका इतना इफेक्ट है कि हम लोग बहुत ज़्यादा इंग्लिश हमारे देश में एक सेकंड लैंग्वेज बन गई है, और इनफैक्ट इस इंग्लिश लैंग्वेज ने ही हमें जो है जोड़ के रखा हुआ है। फ्रेंच वर्ड एंटर्ड इन इंग्लिश डिक्शनरी। तो फ्रेंच वर्ड्स तो आने थे, क्योंकि ये जो नॉर्मन्स थे, सबसे पहले वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट ये ट्राइब्स थी डेनमार्क, स्वीडन और वो से कहाँ सेटल हुए सबसे पहले? फ्रांस में। फ्रांस की लैंग्वेज इन्होंने सीख ली फ्रेंच, और वहाँ का कल्चर अपने अंदर एसिमिलेट किया। फिर इन्होंने इंग्लैंड पर अटैक किया, और वहाँ पर जो ओल्ड इंग्लिश हमारी ऑलरेडी चल रही थी, ओल्ड इंग्लिश, उसको जो है इन्होंने अपने उसके ऊपर अपना इम्पैक्ट दिखाना शुरू कर दिया, और फ्रेंच वर्ड इंग्लिश में आ गए। इंग्लिशमैन स्टार्टेड लर्निंग द लैंग्वेज ऑफ रूलिंग क्लास, फ्रेंच और लैटिन। अभी जो हमारी इंग्लिश है वो लैंग्वेज अब अपना कुछ प्रभाव खो रही है, क्योंकि रूलिंग क्लास कौन है? फ्रेंच है और लैटिन है। अभी फ्रेंच और लैटिन ज़्यादा लर्निंग की जाने लगी सभी जगह पर, और उसको पढ़ा जाने लगा, उसको बोला जाने लगा, उसको ही प्रेस्टीज मिलने लगी। तो कुछ वर्ड है जो चेंज हुए उस टाइम में, मिडिल इंग्लिश पीरियड जो चला, जब चेंज हुए। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो चेंज हुए थे वर्ड, ये देखिए। CWEN became queen, SCIP became ship। जो आज के मॉडर्न वर्ड भी ये सेम है, क्वीन और शिप, ये मिडिल इंग्लिश पीरियड के टाइम में चेंज हो गए थे। स्कोल्ड, SCO, ये देखिए SCOLD, स्कोल्ड पढ़ा जाएगा, लेकिन अब इसको शुड पढ़ा जाता है, SHOULD, शुड। तो ये जो वर्ड्स हैं, इनका जो ये जो अपने न्यू फॉर्म में आए थे, मॉडर्न फॉर्म में आए थे, ये नॉर्मन पीरियड के टाइम में आए थे, जब फ्रेंच का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट इंग्लिश के ऊपर था। सो नाउ मिडिल इंग्लिश लिटरेचर ड्यूरिंग द एंग्लो-सैक्सन, Norman people, old English poetry totally disappeared. Obviously, जो ओल्ड इंग्लिश चल रही थी वो डिसअपियर्ड होनी थी, क्योंकि अब फ्रेंच लैंग्वेज ने एंट्री मार ली थी इंग्लैंड के अंदर थ्रू नॉर्मन पीपल, और वहाँ का जो इम्पैक्ट था, जो वर्ड्स हमने अभी देखे चेंज होने स्टार्ट हो गए थे। अब जो पोएट्री लिखी जाती थी एट द टाइम ऑफ ओल्ड इंग्लिश पीरियड, जो एक तरह से ओरल पोएट्री भी थी, थोड़ा बहुत रिटर्न उसका हमें मिलता भी है, तो वो खत्म होने लगी थी, और अब आने लगी थी मॉडर्न इंग्लिश। उसमें क्या होता है? मिडिल इंग्लिश लिटरेचर स्टार्टेड ब्रीदिंग, मिडिल इंग्लिश लिटरेचर आ गया अब। तो मिडिल इंग्लिश लिटरेचर में क्या था भाई? द थीम ऑफ ब्राइट रोमांटिक टेल ऑफ लव एंड एडवेंचर्स स्टार्टेड एंटरिंग इनटू ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए, पोएट्री ऑफ दिस पीरियड गेव वे रेगुलर मीटर एंड राइम, रेगुलर मीटर आने लगा। तो कुछ थीम क्या बन गई उस टाइम? ब्राइट रोमांटिक टेल ऑफ लव, एडवेंचर, क्योंकि फाइटिंग पीपल थे, एडवेंचरस पीपल थे, फ्रांस से आए थे, तो ये अपने साथ अपना जो कल्चर लेके आए फ्रांस का। तो यहाँ पर हमें एक बात और पता लगती है कि फ्रांस का जो कल्चर था वो ऑलरेडी डेवलप था, चाहे वो लिटरेचर की बात कर लें, चाहे वो वैसे कोर्टशिप की बात कर लें, क्योंकि रिदम, रेगुलर मीटर, ये सब इंग्लैंड में उस टाइम तक नहीं थे। व्हेन द नॉर्मन एंटर्ड इनटू इंग्लैंड, तब ये चीज़ें अब आने लगी थी इंग्लिश पोएट्री के अंदर। रोमांस एंड हीरोइक वन बिकेम द पॉपुलर लिटरेरी फॉर्म, ये पॉपुलर होने लगी थी, क्योंकि ये जो बारबरिक एक रेस आ गई थी विकिंग्स की, एक नॉर्मन्स, तो इनका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट था। द स्टोरी ऑफ किंग आर्थर, देखिए ये थीम अब आए यहाँ पर। द वॉर ऑफ ट्रॉय, द
एंड अलेक्जेंडर द ग्रेट बिकेम पॉपुलर। तो इस तरह के जो महान योद्धा थे, अलेक्जेंडर, वॉर ऑफ ट्रॉय, आर्थर किंग, इनकी स्टोरीज को ज़्यादा एक महत्व दिया जाने लगा उस टाइम पे। ठीक है, तो अपार्ट फ्रॉम द रोमांस अदर प्रिंसिपल जॉनर व कौन कौन से थे भाई दूसरे जॉनर? क्रॉनिकल्स, देखिए इंपॉर्टेंट थीम है, इनको हमने याद रखना है। क्रॉनिकल थे जी, देखिए क्रॉनिकल्स, द सेंट्स लाइफ, द अदर मोरल लिटरेचर। ऑब्वियसली हम जब भी ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश की बात करते हैं तो हम ज़्यादातर चर्च के इर्द गिर्द हमारी चीज़ें घूमती हैं, उससे बाहर हम ज़्यादा से ज़्यादा पोइट्री, और जो ये देख लिए यहाँ पर किंग आर्थर होगा, द वॉर ऑफ, कहीं ना कहीं रिलीजन से ही रिलेटेड, और कोई ज़्यादा उसके अंदर अभी मॉडर्निटी आई नहीं थी। तो ये जो थीम थे उस टाइम आपको ध्यान रखने चाहिए। तो अभी आपने जस्ट एक जॉनर को, एक टाइम पीरियड को, एक कल्चर को जाना है दोस्तों। आपको ना एक स्टोरी ही बनानी पड़ेगी अपने दिमाग में कि हाँ, इंग्लैंड के अंदर इंग्लिश आई कैसे, और इंग्लैंड का इतिहास क्या है, हिस्ट्री कैसे है उनके। हम जब उनके नॉवेल्स को, उनके ड्रामा को, प्ले को तो बाद में पढ़ेंगे, पहले जान तो लें उनका बेस क्या है। अगर हमें वो बेस समझ में आ गया, वो स्टोरी समझ में आ गई, तो हमें पूरा लिटरेचर समझ में आ जाएगा दोस्तों। बहुत मास्टर डिग्री भी कर जाते हैं, बट उन्हें, स्टूडेंट्स को ये बात पता नहीं लगता कि हम लिटरेचर को स्टार्ट कहाँ से करें, कैसे करें, एंग्लो सेक्शन को कैसे पढ़ें, किस संदर्भ में पढ़ें, उसको किस किस एटीट्यूड के साथ पढ़ें। तो आप अगर इसको ठीक ढंग से पढ़ना चाहते हैं तो सबसे अच्छा है कि आप सीक्वेंसिक स्टोरी बनाएं। भाई एंग्लो सेक्शंस थे, वो कहाँ से थे? डेफिनेटली पिछला लेक्चर अगर आपने मेरा सुना है तो आपको पता लगेगा कि वो एक जर्मनिक ट्राइब थी, किस तरह से वो इंग्लैंड में रह रही थी। ऑलरेडी जो उनकी ट्राइब थी, इंग्लैंड के जो इंडिजिनस पीपल थे, उनके ऊपर कैसे उन्होंने अटैक करके और अपना इन्वेजन उन पे किया था। उससे पहले भी रोमन एम्पायर भी था। तो हिस्ट्री का एक आपको बीच में जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको इंग्लैंड की हिस्ट्री नहीं पता, लैंग्वेज की हिस्ट्री नहीं पता, तो लिटरेचर पे तो बात की बात है, फिर वो आप एक रट्टे की बात हो जाएगी। क्रैमिंग लिटरेचर इज़ ऑल्सो नॉट ए थिंग ऑफ क्रैमिंग माय डियर फ्रेंड्स। आप ऐसा सोचते होंगे कि ठीक है, हमने नेट क्वालिफाई करना है, भाई हमने फैक्ट्स याद करने हैं, कर लो और उनको अपने वहाँ पे लिखाओ। ऐसा नहीं है, इसका भी एक लॉजिक है, एक सिस्टम है, आप उसके थ्रू चलिए। आप जानिए कि इंग्लैंड में सबसे पहले क्या हुआ था, फिर कौन सा पीरियड आया, वो लोग कहाँ से आए थे, उनका क्या कल्चर, क्या इफ़ेक्ट पड़ा, क्योंकि हिस्ट्री का, कल्चर का, पॉलिटिक्स का उस टाइम के राइटर्स पर इम्पैक्ट होगा ही होगा। ठीक है, तो you must be aware of these things, my dear friends. Please like and subscribe this channel, and I'll give you very soon another important lecture, another step forward towards the deep ocean of English. Thank you so much for today. Thank you.